नमस्कार दोस्तों, अकाउंट रिसीवेबल सीरीज की दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स एजिंग होती क्या है, ये रिपोर्ट क्यों बनाई जाती है, इस रिपोर्ट को कौन यूज करता है और इसको एनालिसिस करने के क्या तरीके हैं, और चौथा, अगर आपको एक साधारण एक्सेल शीट दी जाए तो आप उससे एक डेटर्स एजिंग कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है कि डेटर्स एजिंग होती क्या है। डेटर्स एजिंग एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें आपके कस्टमर्स के जिनको आपने क्रेडिट पर सर्विस दी है या कोई प्रोडक्ट सेल किया है, उनकी इनवॉइस डिटेल्स के साथ में आउटस्टैंडिंग डिटेल होती है। इस रिपोर्ट में स्पेसिफिकली 3 से 4 डिटेल्स बहुत ज़रूरी हैं जो इस लिस्ट में होते ही हैं। एक है कस्टमर का नाम, दूसरा इनवॉइस डेट, इनवॉइस ड्यू डेट, और फिर ओवर ड्यू डेज और अमाउंट। ये 5 से 6 चीजें आपकी डेटर्स एजिंग रिपोर्ट में होती हैं, तभी वो एक डेटर्स एजिंग रिपोर्ट बन पाती है। दूसरा सवाल ये कि इस रिपोर्ट को यूज कौन करता है और क्यों करता है। डेटर्स एजिंग रिपोर्ट मोस्टली अकाउंट रिसीवेबल टीम यूज करती है, और सबसे ज़्यादा फायदा जो इस रिपोर्ट से उठाते हैं वो होती है हमारी कलेक्शन टीम, क्रेडिट कंट्रोल टीम। क्रेडिट कंट्रोल टीम को ये रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमें किन इनवॉइसेस का कलेक्शन इमीडिएटली करना है, किन इनवॉइसेस का कलेक्शन हमारा अभी ड्यू नहीं है तो वो अगले महीने भी कर सकते हैं, जब वो ड्यू होगा उसके पहले उनको करना है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वो कौन से इनवॉइसेस हैं जो ओवर ड्यू हो चुके हैं और उसके बाद भी हमारे पास नहीं आए हैं पेमेंट, जिनको फोकस करके उनको कलेक्शन टीम को इंश्योर करना होता है कि वो पेमेंट वो ला सके। इसके बाद सवाल ये होता है कि इसको एनालिसिस कैसे करते हैं। तो एनालिसिस करना भी हम सीखेंगे। कि पहले हम समझते हैं कि अगर हमारे पास एक साधारण एक्सेल शीट है जिसमें केवल कस्टमर का नाम है, इनवॉइस नंबर है, डेट है, तो हम डेटर्स एजिंग रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। अगर हमें डेटर्स एजिंग रिपोर्ट नहीं दी गई, हमें केवल एक आउटस्टैंडिंग लिस्ट दी गई, तो उसको हम एजिंग रिपोर्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक साधारण एक्सेल शीट ली है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि क्लाइंट का नेम है, इनवॉइस नंबर है, डेट है, ड्यू डेट है, ओवर ड्यू डेज है और अमाउंट भी है। अब इसमें से ये भी हो सकता है कि आपको ड्यू डेट और ओवर ड्यू डेज ना दिए जाएं, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं और ये भी हम सीख लेते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, ड्यू डेट बनाने का तो बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको पता है कि आप अपने कस्टमर्स को कितना क्रेडिट दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपनी इनवॉइस डेट में उतने दिन जोड़ दीजिए तो आपकी ड्यू डेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास डेट है, फर्स्ट एग्जाम्पल में 2 जनवरी है, तो इसमें अगर हमने फॉर एग्जाम्पल 30 डेज क्रेडिट दे रहे हैं हम अपने कस्टमर्स को, तो हम यहाँ पर 30 डेज प्लस कर देंगे। तो ये हो गई हमारी ड्यू डेट, मतलब 2 जनवरी के इनवॉइस 1 फरवरी को ड्यू हो गया है ये हमारा। तो अब इसको मैंने कॉपी किया, इसी फॉर्मूले को, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट जो हमको लाना है वो लाना है ओवर ड्यू डेज। ओवर ड्यू डेज लाने के लिए क्या करना होगा, हमें जो आपकी बेस डेट है, जैसे कि आज जब हम एक 5 फरवरी को ये वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने एक बेस डेट ले ली है कि जनवरी 1 to 2021 हमारी बेस डेट है, जिसकी डेट पर हम एजिंग रिपोर्ट बना रहे हैं। तो हमें क्या करना क्या है, आपकी बेस डेट से बेस डेट माइनस ड्यू डेट, ओके, तो ये हो गया 365 डेज। मतलब क्योंकि ये 1 फरवरी का इनवॉइस है और 31 जनवरी को इसको टोटल 365 डेज ओवरड्यू होकर हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले को कॉपी कर देना है नीचे। लेकिन आप जानते हैं जब हम इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे तो ये फॉर्मूला सही से काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर बेस डेज सेल को फिक्स नहीं किया,
लॉक नहीं किया, तो हम यहाँ पर लॉक कर देते हैं इसको, F4 प्रेस करेंगे वहाँ पर जाके और ये लॉक हो जाएगी। और एक बार फिर से इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला एकदम सही काम करेगा आप, और आपके ओवरड्यू डेज करेक्ट आ जाएंगे। तो ये हमारी एक कंप्लीट रिपोर्ट तैयार हो गई। अब इसके बाद हमें बनाना है इससे एजिंग रिपोर्ट। एजिंग रिपोर्ट बनाने के लिए एकदम सिंपल तरीका अपनाना है। जो भी आपकी एक्सेल शीट है, जो इस तरह से आपकी एक्सेल शीट बन गई है, अभी मैंने ये जो 2 फॉर्मूला से नंबर्स लाए हैं इनको मैं वैल्यू पेस्ट कर देता हूं पहले तो, और उसके बाद इस टेबल को सिलेक्ट करके और आपको जाना है इंसर्ट पिवट टेबल में। पिवट टेबल में क्लिक करके और आपको एक न्यू वर्कशीट में पिवट टेबल बना लेनी है। न्यू वर्कशीट पर क्लिक करके ओके किया तो हम आ गए एक शीट में, न्यू शीट में। यहां पर आपको पहले केवल 2 कॉलम रखने हैं, ओवरड्यू डेज और यहां पर अमाउंट। वैल्यूज में अमाउंट ले लेना है, रोज में ओवरड्यू डेज ले लेना है। इसके बाद आपको जाना है रोज कॉलम में और यहां पर आपको राइट क्लिक करके ले लेना है ग्रुप। राइट क्लिक करके आपको ग्रुप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर 3 ऑप्शन दिखेंगे, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट। एजिंग रिपोर्ट बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। आपको जिस तरह से आपको फॉलोअप करना है, जिस तरह से आपको रिपोर्ट चाहिए उस तरह से आप बना सकते हैं। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड टर्म वो होता है वो ये होता है कि 30 डेज के गैप के हिसाब से एजिंग रिपोर्ट बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1, 2 और 3। 1 से हमको स्टार्ट करना है, 1 डे से, तो यहाँ पर हम 1 ले लेंगे और एंड करना है हमें 180 डेज पर। मतलब हम चाहते हैं कि 1 से 180 डेज तक एजिंग आए और फिर लास्ट कॉलम में 180 डेज के ऊपर के सारे अमाउंट 180 डेज के ऊपर में आ जाए। और बाय में रखना है हमें 30 डेज, क्योंकि हमें 30 डेज के अंतराल की एजिंग रिपोर्ट चाहिए। और फिर इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका अमाउंट इन पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। बिलो 1 डे 1 to 30, 31 to 60, 61 to 90, 91 to 120, 121 to 150 और 151 to 180, और देखा 180 डेज अबव एक टोटल आ गया यहाँ पर। अब आपको इसको एक्चुअल जैसी हमारी एजिंग रिपोर्ट दिखती है, जैसे कि हम नेविजन से निकालते हैं या सैप से निकालते हैं, उस तरह से आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो आपको वापस पिवट टेबल ऑप्शंस में जाना है, ओवरड्यू डेज को कॉलम्स में रख देना है और यहाँ से आपको कस्टमर नेम लेकर रोज में ले आना है। इसको मैं बॉर्डर्स वगैरह दे देता हूँ तो ये थोड़ा प्रेजेंटेबल लगेगा। नंबर्स भी करेक्ट कर देता हूँ और ये कॉलम विद भी परफेक्ट कर देता हूँ। तो अब ये हमारी एजिंग रिपोर्ट तैयार हो गई। अब जो हमारा एक थर्ड क्वेश्चन था कि हम एजिंग रिपोर्ट का यूज़ क्यों करते हैं और क्या उसका अल्टीमेट पर्पस होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने ये एजिंग रिपोर्ट बनाई, आपको क्लियर पता चल रहा है कि आपका कौन सा कस्टमर है जो आपको पेमेंट नहीं दे रहा है, और कैटेगरी वाइज आपको पता चल रहा है। यहाँ पर आपको जैसे पता चल रहा है कि फर्स्ट कस्टमर जो है आपका वो आपको ऑन टाइम पेमेंट दे रहा है, क्योंकि इसका कोई भी ओवरड्यू इनवॉइसेस नहीं है, केवल एक इनवॉइस है, वो भी 1 to 30 डेज में है। मतलब ये आपको रेगुलर पेमेंट इससे आ रहा है। सेकंड आप देखेंगे कस्टमर, तो आप देखेंगे इसका हर बकेट में पेमेंट पेंडिंग है। इसका मतलब ये कस्टमर आपको पेमेंट नहीं दे रहा है। 180 डेज के ऊपर भी इनवॉइसेस है और करंट का इनवॉइसेस भी पेंडिंग है और हर बकेट में आपका इनवॉइसेस है। मतलब ये आपके लिए टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फिर सेकंड कस्टमर भी इस तरह से हो गया। एक फिर ये मिला आपको कस्टमर जिसने करंट का तो सारा पेमेंट दिया हुआ है लेकिन 180 डेज के ऊपर का एक पेमेंट नहीं दिया है। इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो इसकी सर्विस बंद हो गई होगी, 180 डेज के ऊपर पड़ा है तो कोई इनवॉइस जनरेट ना हुआ हो, या फिर
उसने उसका कोई पुराना पेमेंट पेंडिंग हो और करंट का इनवॉइसेस का सब पेमेंट क्लियर कर रहा हो। तो ये डिपेंड करता है, आपको कस्टमर लेवल पर जाके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर आप देखेंगे कुछ और कस्टमर्स हैं जो 3-3 महीने में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जैसे ये हैं। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके कौन से कस्टमर टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, कौन से कस्टमर नहीं टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, और किस कस्टमर्स को आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और एक ओवरऑल व्यू भी आपको मिलता है। जैसे कि आप देखें तो टोटल आउटस्टैंडिंग आपकी 26,39,000 है, जिसमें से आप देखें कि 10 लाख तो अबव 180 डेज ही पड़ा हुआ है आपका। मतलब 30% अप्रॉक्सीमेटली 34% से ज़्यादा आपका पेमेंट अबव 180 डेज पड़ा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी पिक्चर नहीं है। इसलिए आपको इस अमाउंट पर इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए और इसको कम करने की कोशिश करना चाहिए। आई होप कि मैंने डेटर्स एजिंग रिपोर्ट को अच्छे से समझाया है, और जो भी एक सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। सो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।